तो आज हम लोग करने वाले फिर से अपना जीके जीएस पोर्शन पीवाईक्यू सीरीज से। तो क्वेश्चन है आज हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल जो थर्ड जर्मिनल लेयर होता है वो कौन सा होता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो होता है तीन जर्मिनल लेयर होता है। तीन जर्मिनल्स लेयर्स होता है, जर्मिनल लेयर्स होता है, जिसमें से एक तो होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और लास्ट होता है आपका इंडोडर्म। ठीक, अब क्या होता है इसमें, ये जर्मिनल लेयर होता क्या है। तो ये जर्मिनल लेयर होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि पाया जाता है एम्ब्रियो में। और ये फिर क्या करेगा, ये तीनों जर्मिनल लेयर जो है होगा ना, कुछ टाइम के बाद आपस में इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद, आपस में इंटरेक्ट हो जाने के बाद क्या करेगा ये, इससे बनेगा टिश्यू या ऑर्गन बनेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सा होता है। तो थर्ड जर्मिनल लेयर होता है मेसोडर्म। ठीक, इसमें कुछ ये 1 2 3 4 सही से बन नहीं पा रहा ये वाला। तो ये वाला होता है मेसोडर्म जो कि थर्ड जर्मिनल लेयर होता है। ये होता है एक्टोडर्म और ये सबसे बाहर वाला होता है इंडोडर्म। लेकिन कायदे से ये वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है इसी को ही थर्ड माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये बाहर में है तो ये थर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। मैट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मैट्रिक यूनिट होता है बार। फिर ये गैलन और क्वार्ट क्या है, ये गैलन और क्वार्ट जो है ये होता है वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम का। अच्छा, यार्ड किसका होता है, यार्ड होता है लेंथ का। और कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का किसका क्या होता है, और हो गया वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ का ये यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, और एक होता है लीनियर मोमेंटम। इसका भी बता दीजिएगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, और एक वन लास्ट और एक डिस्कस कर लेते हैं टॉर्क का। इन सब का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कलर कर दूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस का सबको पता होगा, मीटर होता है। वेवलेंथ का भी मीटर ही होता है। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी का भी वही मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है। पूरा ही लिख देता हूँ, न्यूटन होता है। लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। प्रेशर का तो पास्कल होता है, सॉरी यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, पास्कल। वर्क का क्या होता है, जूल। और टॉर्क, टॉर्क का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। अच्छा, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है इसका मेरे टॉर्क का बराबर आर एफ साइन थीटा। उसी तरह से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस
cos थीटा। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है पास्कल होता है प्रेशर का एसआई यूनिट है ये। ये सब क्या है, एसआई यूनिट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे मैट्रिक यूनिट पूछा है, मैट्रिक यूनिट, इसीलिए इसका आंसर बार हुआ। अगला क्वेश्चन, फेमस म्यूजिशियन तलवीन सिंह इज एसोसिएटेड विथ, तलवीन सिंह किससे रिलेटेड है? तो तलवीन सिंह है रिलेटेड तबला से। और तबला से कौन कौन रिलेटेड है, आइए इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। तबला एक है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। दूसरा है लतीफ़ खां, लतीफ़ खां। तीसरा है किशन महाराज। इसमें आप लोग एक ही याद रखिएगा, ज़्यादातर जितने भी महाराज है ना वो सारे के सारे तबला से रिलेटेड हो जाएंगे। किशन महाराज। फिर है फोर्थ हो जाएगा ये लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। उसके बाद हो जाएगा गुदई महाराज, गुदई महाराज। और गुदई महाराज, लच्छू महाराज हो गया, किशन महाराज हो गया। उसके बाद हो जाएगा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और एक हो जाएगा सुखविंदर सिंह, सुखविंदर। जाकिर हुसैन के बाद सुखविंदर सिंह। और एक फिर यहाँ पे तलवीन सिंह, इसको भी मेंशन कर लेते हैं, तलवीन सिंह। तो ये सब कुछ ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अल्लाह रखा जो है ना, इसको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था इसको? 1988 में इसको पद्मश्री मिला हुआ है। और 2002 में इसको क्या मिला हुआ है? 2002 में इसको पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण। ठीक। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको अगर वैसे आपको ऐसे याद कर लेना, अगर ऐसे याद नहीं करना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ ट्रिक। तबला, तबला से आप लोग बला, तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि जितने भी महाराज थे ना, जितने भी महाराजा लोग थे, सारे महाराजा लोग के घर में हमेशा बला आते रहता था। तो जितने महाराजा लोग थे सारे महाराजा के घर में ऐसे बला आते रहता था। तो क्या कहे, एक बार अल्लाह के पास गए और अल्लाह के पास जाकर तो यहाँ देखिए, जाकर अल्लाह के पास जाकर क्या किया उसने? सुख की विनती की। उसके मतलब जितने भी महाराज लोग थे सबके घर में जाके बला आते रहता था, बार बार बला आ जाता था। तो वो लोग क्या हुए कि एक बार अल्लाह के पास गए और अल्लाह के पास जाकर उसने सुख की विनती की। अल्लाह के पास जाकर सुख की, जाकर से यहाँ जाकर विनती की, विनती से हो गया तलवीन सिंह, विनती की, बस हो गया। और आपको इसमें जो है लतीफ़ महाराज आपको ऐसे याद कर लेना होगा, ये आ नहीं रहा था उसमें, तो इसको आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर of 1992, the industrial production is recorded a dash growth of वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में डैश की वृद्धि दर्ज की गई। कितने की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर होने का ये है, वृद्धि तो दर्ज की गई थी, ये 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहला तो है, पहला तो आपको पता होगा कि 1990 से 1991 में कौन सा एनुअल प्लान चल रहा था? तो वो चल रहा था 1990 से 1991 में 5th एनुअल प्लान चल रहा था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर 1991 से 1992 में चल रहा था 6th एनुअल प्लान। इतना बात तो क्लियर है।
अब हम लोग थोड़ा सा 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी 5 ईयर प्लान है, जितना भी नहीं, कुछ कुछ 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला 5 ईयर प्लान क्या है, 1951 से 1956 तक चला था, जो कि किस मॉडल पर बेस्ड है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर है ना। हेरोल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। अच्छा, उसके बाद क्या, और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ था, इसे फोकस किया गया था एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्रोडक्शन पर। इरिगेशन प्रोडक्शन पर फोकस किया गया था। इसके अंतर्गत जो है 3 डैम बनाया गया था। ठीक, वो 3 डैम कौन कौन सा है, पहला तो है आपका डैम कौन सा था, भाखड़ा नंगल, हाँ, भाखड़ा नंगल डैम। दूसरा बनाया गया था हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जितना है ना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना ही रखना है। और दामोदर डैम, दामोदर डैम, ये 3 डैम बनाया गया था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग में, को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं अब हम लोग। दूसरा 5 ईयर प्लान जो चला था, इस सबका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा चला था 1956 से 61, ये किस पर बेस्ड था, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेस्ड था आपका महालनोबिस मॉडल पर। फेल्डमैन महालनोबिस होता है, लेकिन हम लोग बस महालनोबिस बोल देते हैं। महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ध्यान में रखा गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ध्यान में रखा गया था। और क्या हुआ था इसमें, इसके अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ध्यान में रखा गया था, तो इसके अंतर्गत कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को भी बनाया गया होगा। तो सबसे पहला है, बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। और एक बनाया गया है दुर्गापुर स्टील प्लांट, बनाया गया था, सॉरी, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और एक है आपका राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है क्या, मैं इसको छत्तीसगढ़ को CHS लिख देता हूँ। और दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है, आपका ये हो गया वेस्ट बंगाल में। और राउरकेला है आपका उड़ीसा में। और एक तीसरा भी पढ़ लेते हैं हम लोग, अब यहाँ पे इसको कलर चेंज करके मैं फिर से। तीसरा जो चला था ना, 61 से 1961 से 66 तक चला था, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान है ना, इसीलिए। अच्छा, ये किस मॉडल पे बेस्ड है, ये है आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड है। और क्या हुआ था इसमें, और वैसे कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, 1962 में हो गया था इंडिया चाइना वॉर हो गया था। और 1965 में क्या हुआ था, आपका हो गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर। और आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ एक न्यू स्लाइड लेकर। अब इसमें क्या हुआ था, हाँ, फर्स्ट एनुअल प्लान कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट क्या करना, फिर बता ही देता हूँ। फर्स्ट एनुअल प्लान कब हुआ था, और सेकेंड एनुअल प्लान कब हुआ था, और आपका जो है थर्ड एनुअल प्लान कब हुआ था। ये तीनों साथ में ही हुए थे। तो फर्स्ट एनुअल प्लान चला था आपका 1966 से 67, ये चला था 1967 से 68, और ये चला था 1968 से 1969।
सॉरी 1969 तक। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ क्लासिकल डांसर। क्लासिकल डांसर का करेक्ट पेयर करना है। मतलब देखिए क्या पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से रिलेटेड है, मल्लिका सराभाई कथक से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। मल्लिका सराभाई जो है आपका भारतनाट्यम से भी रिलेटेड है। झेलम प्रंजापी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ये भी गलत है। और के उमाव राव ओडिसी है, ये भी गलत बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही सही है, पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से रिलेटेड है। अब भारतनाट्यम का जो भी है डांसर्स, नर्तक, उन सबको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारतनाट्यम का आपको एक सेकंड किया चला गया, इसको मैं अच्छे से आपको पहले ये कर देता हूँ, फिर अच्छा से बताऊँगा इसको। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम में सबसे पहला तो एक डांसर है आपका, कर लेता हूँ, सबसे पहला तो है पद्मा सुब्रमण्यम। फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। पद्मा सुब्रमण्यम जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ मैं बस। और आपका पद्मा सुब्रमण्यम हो गया ना, और एक होगा कौन सा, कोमल वर्धन। कोमल वर्धन। तीसरा होगा वैजयंती माला, वैजयंती माला। लक्ष्मी विश्वनाथ, लक्ष्मी विश्वनाथ। और एक होगा लक्ष्मी विश्वनाथ हो गया ना, और एक होगा रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले, रुक्मणी देवी अरुंडले हो गया। और यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। लीला सैमसन, लीला सैमसन। और दोनों सराभाई, मल्लिका सराभाई, मल्लिका साराभाई। और एक है तुम्हारा मल्लिका सरा, मेरी नालिनी सराभाई, ये मल्लिका है, और एक लो छूट गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी नालिनी साराभाई। और भी कोई है क्या? हाँ, और एक इसमें ऐड ऑन कर लीजिए जो कि आता है सोनल मानसिंह। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं सबको ऐड ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, सोनल मानसिंह। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप भारतनाट्यम से भारत को रिलेट कर लीजिए, ठीक, भारतनाट्यम से रिलेट कर लीजिए भारत को। भारत में क्या होता है, सुबह सुबह उठ कर पैर छुआया जाता है ना, पद्म छुआया जाता है। पद्म छूने के बाद क्या होगा, उसको कोमल कोमल सा वरदान मिलता है। पैर छूने के बाद आशीर्वाद देते हैं ना, वरदान देते हैं, तो वरदान हो गया। और भारत में क्या होता है, जयंती पे का किसी का भी जयंती हो लो उस पर माला पहनाया जाता है, ऐसा भारत में होता है। भारत में आपको लक्ष्मी को, या लक्ष्मी से रिलेटेड कीजिए आप, पैसा को, लक्ष्मी को विश्व माना जाता है, दुनिया, पूरा दुनिया माना जाता है पैसा को भारत में। और यहाँ पे क्या होता है, मनी आ भी जाती है लेकिन रुकती नहीं है, मनी आ भी जाती है क्योंकि लक्ष्मी को विश्वनाथ माना है, मतलब पूरा विश्व मानते हैं। तो इससे क्या होता है, मनी आती जरूर है लेकिन रुकती नहीं है, तो इससे क्या होगा, रुक्मणी देवी अरुंडले। और भारत में आपको यहाँ वहाँ, यामिनी से आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ भारत में आपको यहाँ वहाँ कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और आप कृष्ण की अगर मूर्ति मिल रही है, यानी कृष्ण का मंदिर भी है, कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण का लीला होगा ही, लीला सैमसन आप ऐसे याद कर सकते हो। भारत में कृष्ण का लीला देखने को मिलता है। और साराभाई आप याद कर सकते हो ऐसे ही, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई आपका भारतनाट्यम से रिलेटेड है। और सोनल मानसिंह भी भारतनाट्यम से रिलेटेड है। तो सोनल मानसिंह कैसे याद रख सकते हैं, सिंह जो होता है, जो भी सिंह होता है उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, भारत में सिंहों का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। सोनल मानसिंह। आई होप अगर आपको ये पसंद आया ट्रिक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। चलिए
मैंने ऐसे याद करके रखा, अगर आपको ये पसंद आया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये विच टाइप ऑफ टैक्स इज मार्जिनल टैक्स रेट हायर देन एवरेज टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा टैक्स मार्जिनल टैक्स रेट होता है, तो ये होता है शायद प्रोग्रेसिव। हाँ, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका मार्जिनल टैक्स हायर देन द एवरेज टैक्स रेट, ये होगा आपका प्रोग्रेसिव। अब हम लोग टैक्स रेट को थोड़ा समझ लेते हैं। टैक्स को, टैक्स जो होता है दो टाइप का होता है, आपको पता होगा। एक तो होगा डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो है कौन कलेक्ट करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये इसको कलेक्ट करता है सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अब टैक्स में फिर अगेन तीन टाइप होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव, इसे यहीं पे लिखा हुआ है ना, मैं इसे यहीं पे कर देता हूँ। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि अगर आपका इनकम, और एक होता है आपका टैक्स, तो अगर इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव में क्या होता है, इनकम बढ़ा थोड़ा सा मैं मोबाइल में कुछ मैसेज आ गया था, इसलिए मैं वहीं देख रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो रिग्रेसिव में क्या होता है, इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट आपका घट जाता है। और प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनकम बढ़े या घटे कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कांस्टेंट होता है, टैक्स हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। ये तीन टाइप का टैक्स होता है। अच्छा, टैक्स इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि टैक्स से इससे संबंधित है कुछ कुछ टर्म्स, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। सेस क्या होता है, सेस होता है आपका एडिशनल टैक्स। मतलब टैक्स तो जैसे अगर हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, ये तो होता ही है, उसके साथ एडिशनल टैक्स भी भरते हैं, जैसे एजुकेशन टैक्स हो गया, हेल्थ टैक्स हो गया, ये सब सेस एडिशनल टैक्स को बोलता है। जो टैक्स पे करता है ना उसको एसएससी बोलते हैं, एसएससी। जो टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को हम लोग एसएससी बोल देते हैं। और टैक्स में एक होता है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये कौन सा टैक्स होता है, ये कब लगता है कस्टम ड्यूटी, जब आप देश में कोई सामान आयात निर्यात करते हो, एक देश से दूसरे देश में सामान आयात निर्यात करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा। और क्या होता है कस्टम ड्यूटी के बाद, एक होता है एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, जब आप क्या करोगे, देश में कोई सामान उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे ना, प्रोडक्शन जो टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी होता है। और एक होता है ऑक्ट्रॉय, जिसको हिंदी में चुंगी बोलते हैं। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जब आप लोग किसी भी शहर में आप क्या बोलेंगे, शहर में एक शहर से दूसरे शहर जो ले आते हो सामान ना, शहर से एक शहर से दूसरे शहर जब लेके जाते हैं तो लगता है ऑक्ट्रॉय। सम कोई भी व्यवसायिक सामान बेचने के लिए अगर कोई भी सामान हम लोग एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्ट्रॉय लगता है। और एक होता है आपका टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स ये कब लगता है, ये आपका करेंसी की एक्सचेंज करने पे लगता है, करेंसी एक्सचेंज पे। जैसे कि आप लोग किसी कोई अदर कंट्री जाओगे, वहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज करोगे तो वहाँ पे ये लगेगा, टोबिन टैक्स लगेगा। या फिर आप लोग इंडिया से मान लो आपका कोई बाहर रह रहा है, किसी अदर कंट्री में रह रहा है, और वो वहाँ से आपको पैसा भेज रहा है, उस पर जो लगेगा वो टोबिन टैक्स लगेगा। अगला देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रोफेशनलाइज्ड, ब्यूरोक्रेटाइज्ड, यूरोपियनाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीय बनाया है। तो आपको इसका आंसर पता है क्या, नहीं पता, चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट होता है,
जो कि आपको पता होना चाहिए। ये है फादर ऑफ आईसीएस, आपको पता होगा, फादर है आईसीएस के। और कब फाउंड हुआ था इसका? 21 अप्रैल को हुआ था, और 1793 में ना, हाँ 21 अप्रैल 17 भाई यहाँ पे जगह ही नहीं बचा। 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793। और 21 अप्रैल को हम लोग इसीलिए क्या मनाते हैं, सिविल सर्विस डे मनाते हैं। ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के हो गया। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1786 से लेकर कहाँ तक, 1793 तक, 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे थे हमारे इंडिया में। और बस इसका ये रेट इतना ही था। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ना, क्या चला गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 से 1785 तक। अच्छा, इसने 1772 में क्या किया था, 1772 में डायरकी को एबोलिश किया था। जो शासन जो लगा हुआ था यहाँ ना, उसको ख़त्म किया था, डायरकी को एबोलिश किया था। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए कि डायरकी लगाया किसने था, लगाया किसने, ये आपको कमेंट में बताना है। और क्या हुआ था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ था, जो गवर्नर था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बन गया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी यही थे। और डलहौजी ने क्या किया था आपका, डलहौजी ने क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, यानी हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था। और इसमें क्या किया था डलहौजी ने, और एक काम किया था, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लाया था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था, जिसके लिए अगर आप लोग को पता होगा 1857 में जो क्रांति हुआ था, इसमें ये भी एक फैक्टर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड श्रृंखला का सदस्य है? तो वो तो आपका पक्का है कि थोरियम इसमें दिया हुआ है ना, ये मैग्नीशियम ये तो है नहीं, थोरियम ये इसका आंसर है। और हम लोग कुछ देख लेते हैं। कैडमियम जो है, कैडमियम स्पेलिंग पे थोड़ा सा अगर गलती हो जाएगा तो उसको इग्नोर करना है। कैडमियम जो है यूज किया जाता है इटाई डिजीज के लिए। और क्या, हाँ और आप बता सकते हैं कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है, और हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है? लाइटेस्ट मेटल आपका होता है लिथियम, और हैवीएस्ट मेटल आपका होता है ओस्मियम और इरिडियम। नहीं, आपको इरिडियम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, इरिडियम देन फिर ओस्मियम। और कुछ इसमें क्या ही करेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल कौन सा, द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है? तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ग्रेट इंडियन नोवेल लिखा है आपका शशि थरूर ने, ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर ने लिखा है। और शशि थरूर का कुछ कौन सा बुक है? तो शशि थरूर का एक बुक है वाई आई एम हिंदू, और इसको मैं लिख देता हूँ। इसका बुक है एक वाई आई एम हिंदू, और इसका एक और बुक है पैक्स इंडिका, और इसका एक बुक है पैक्स इंडिका, और एक वाई एम एन हिंदू, और एक है थरूर सोरस, ऐसे करके कुछ नाम है, थरूर सोरस। माफ कीजिएगा अगर मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। अच्छा, ये हो गया। और खुशवंत सिंह का क्या है?
खुशवंत सिंह का तो एक बुक का नाम है सबसे पहले तो ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सब पूछा जा चुका है, आप तो किसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान सबको आपको याद करना है, सब प्रीवियस ईयर ही है। ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, एक हो गया दिल्ली, और आई सेल नेवर हियर, आई सेल नेवर हियर अ नाइटिंगल, अ नाइटिंगल, ये। अच्छा, अब कुछ कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। और एक बुक था आई एम, अच्छा वाई आई एम है, आई एम, वाई वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसकी बुक है। और मून वॉक, मून वॉक ये किसका बुक है। और एक हो गया अभिनव बिंद्रा का जो बुक है, अभिनव बिंद्रा का ऑटोबायोग्राफी, और अभिनव बिंद्रा, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट, ये इसका ऑटोबायोग्राफी है। सबको पता होगा कि ये है भगत सिंह का, है ना, भगत सिंह। और मून वॉक है आपका माइकल जैक्सन का। और अभिनव बिंद्रा का अ शॉर्ट हिस्ट्री, अ शॉर्ट हट हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलार्म अलार्मेल विलई इज एन इंडियन डांसर, क्या लिखा हुआ है कि अलार्मेल विलई इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर ऑफ अ फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डांस ऑफ भारतनाट्यम। अलार्मेल विलई जो है भारतनाट्यम के मतलब एक डांसर है। तो कौन सा अग्रणी प्रतिपादक है, किस नृत्य को, भारतनाट्यम में कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें से किस टाइप का डांसर है। तो ये हैं, ये पंडा नल्लोर स्टाइल के डांसर हैं भारतनाट्यम, अलार्मल विलई पंडा नल्लोर स्टाइल के। तो आप लोग एक चीज याद रखते हैं, पीछे में मैंने यहाँ पे भारतनाट्यम में ये अलार्मल विलई को नहीं एड ऑन किया था, अभी मैं इसको एड ऑन कर लेता हूँ। किधर चला गया भारतनाट्यम का, उसको मैं वहाँ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे है ना अलार्मल विलई, अलार्मल विलई, ठीक, ये एड ऑन हो गया। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिस्कस क्या करना है, चलिए आप कुछ कुछ बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि भारतनाट्यम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, आपको पता ही होगा, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। न्यूवेस्ट क्या है फिर, कौन सा न्यूवेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, तो ये है आपका सत्रिया, सत्रिया। अच्छा, और क्या, हाँ और एक चीज़ है जिसको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या एड करूँ, क्या एड करूँ। जो क्लासिकल डांस होता है ना, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र में, ये भी पूछा जा चुका है। और कुछ एड कर सकता हूँ क्या, नहीं, और क्या, चलिए आगे अगर आएगा तो बताएंगे फिर। Due to the following process, nutrient or contaminants are carried away by water or moved into lower layer by soil। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक पानी के द्वारा बह जाते हैं या मिट्टी निचली परत में बढ़ जाती है। तो वो तो लीचिंग हो गया, इसका आंसर तो लीचिंग होगा। आगे 28 जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग ने किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक बादल की पूर्ण शून्य से ऊपर 1 केल्विन के 10 लाखवें हिस्से तक ठंडा कर दिया,
जिसमें अंतरिक्ष में बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो ये वाला है रूबिडियम। किधर चला गया? ये यहाँ है। इसमें कुछ ऐसे यार एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। मालविका गृहमित्र 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक नाटक डैश द्वारा लिखा गया है। तो ये नाटक लिखा था कालिदास ने। Who was the first winner of अर्जुना अवार्ड इन कबड्डी? कबड्डी में जो अर्जुना अवार्ड है वो सबसे पहले किसने जीता था? किसने जीता था वो? तो सहानंद महादेव शेट्टी ने जीता था। अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ वन इन चेस। शतरंज में जब प्यादा होते हैं वो 16 होते हैं। इसमें आप नंबर आ गया तो आपको बता देता हूँ। एक बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं आपको पता ही होगा, 2 होते हैं। और बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में 9 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और चेस में कितने होते हैं? चेस में वही 1 मान लो। और फुटबॉल में कितने होते हैं? कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी। और एक हॉकी में कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? तो पोलो में 4 होते हैं। कबड्डी में कितने होंगे? 7 ना। हॉकी में 11 होंगे। और फुटबॉल में आपका 11 होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आएगा आगे में फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। Who made the use of gunpowder common in North India to defeat enemies? ये किया था बाबर ने। बाबर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो बाबर का फुल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था इसका फुल नेम? ये आता है जो भी मैं लिखता हूँ ना वो सब आते ही हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सब आया वही जो प्रीवियस ईयर है वही मैं यहाँ पे इसको एड ऑन करता हूँ। और क्या हुआ था बाबर से रिलेटेड? और एक है कि 1526 में एक बैटल लड़ा गया था। एक 1527 में लड़ा है, एक 1528 में लड़ा है और एक 1529 में लड़ा है। और जाके 1530 में तो ये मर गया था, डेड हो गया था। तो 1526 में लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 27 में लड़ा गया था बैटल ऑफ खानवा। 28 में लड़ा है बैटल ऑफ चंदेरी। 28 में बैटल ऑफ चंदेरी। और 29 में क्या लड़ा गया है? बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। चलिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था ये लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, इसमें बाबर जीता था। ये हुआ था एक बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नहीं, राणा सांगा के बीच में हुआ था। मेदिनी राय के बीच में राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा था तभी, इसमें ये जीता था। बैटल ऑफ चंदेरी में अगेन बाबर और इसमें हुआ था मेदिनी राय अगेन इसमें बाबर ही जीता था। और बैटल ऑफ घाघरा हुआ था बाबर और अफगान के बीच में। अगेन ये बाबर ही जीता था। और 1530 में आके तो ये डायरेक्ट मर गया। और क्या हुआ था बाबर ने जो है 1527-28 में बाबरी मस्जिद बनवाया था। और क्या और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। By the which Indian Constitutional Amendment Act was 11th Fundamental Duty added? 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? तो वो तो 86 में जोड़ा गया था, है ना। 86। चलिए इसमें कुछ हम लोग और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब जो है 86 CAA हुआ था आपका 2002 में। इसमें और क्या हुआ था? राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन भी जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A में है। और क्या हुआ था इसमें? और वही आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। और तो कुछ खास हुआ नहीं था।
11th फंडामेंटल ड्यूटी एड ऑन किया था। और हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42nd CAA 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो इसमें आपका इसमें प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और कौन सा? इंटेग्रिटी। अच्छा, और क्या जोड़ा गया था इसमें? पार्ट 4 भी जोड़ा गया था, पार्ट 4A, जिसमें QIDPS भी है। और आर्टिकल 48 भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A जोड़ा गया था। इसमें क्या है? आपका प्रोटेक्शन है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। और कुछ था इसमें? नहीं, और कुछ इसमें नहीं है। चलिए, इम्पोर्टेंट और इसमें नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक गीता में इतना ही पूछा गया है। Which of the following act was prevents disrespect to the national flag and national anthem? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर रोकता है? तो वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगला है इन alchemy aqua fortis is the classical name of which chemical compound that is used chiefly in the manufacture of explosive and fertilizer in an organic synthesis। कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का शास्त्रीय नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण के कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छा, अब इससे हम लोग क्वेश्चन तो ये आप लोगों को होमवर्क में मिल गया, और हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 76 में कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल। अच्छा, और 3 इमरजेंसी जो होता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल है 360। इसमें कौन कौन सा इमरजेंसी है? इसमें कौन सा है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, इसमें प्रेसिडेंट रूल है, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, मिलते हैं कल एक अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये ज़रा भी हेल्प कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया चैनल है, आप लोग इसको सपोर्ट दिखा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।